हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड पेपर 1 है, टाइम जोन 1 पेपर 1 मैथ्स 4024। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए थे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले। ओके जी, देखें क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन द डायग्राम देयर आर 3 स्मॉल ट्रायंगल्स आर शेडेड। Shade one more small triangle to give a diagram that has exactly one line of symmetry। इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री यू ऑल नो वेरी वेल कि लाइन ऑफ सिमेट्री से मतलब होता है कि वो शेप जिसके दोनों तरफ डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं इस तरह करके एक लाइन लगा दूं तो ये लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये लाइन नहीं बनाऊं बल्कि एक लाइन बना दूं इस तरह से, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है कि बिल्कुल एग्जैक्टली शेप सेम है। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर कुछ ट्राइंगल्स ऑलरेडी शेडेड हैं। आपके पास है चॉइस, सिर्फ एक और ट्राइंगल को आपने शेड करना है और आपका क्वेश्चन बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। आपने देखना है कि किस तरह करके एक ट्राइंगल को मैं शेड करूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही है। तो अब इसका केस क्या देखें। लेट सपोज कि आप यहाँ से एक लाइन लगाओ। अगर फर्ज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये लाइन लगाई आपने, अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो मैं अगर इसको सपोज करूं कि इफ दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री सपोज करूं तो ये जो ट्राइंगल है जो शेडेड है, इसकी इमेज कहाँ आनी चाहिए? इस जगह पर। तो मुझे इसको शेड करना पड़ेगा। ये शेप इधर आ जाएगी और इसकी इमेज कहाँ आएगी? ऑपोजिट साइड पे इधर। तो ये एक से ज्यादा ट्राइंगल्स मुझे शेड करनी पड़ जाएंगी अगर मैं इसको इस वाली लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री सपोज करता हूँ। तो ऑब्वियसली फिर ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो एक नंबर का, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी इस पे टाइम लगेगा। ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं है। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर क्या लाइन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि आपने सिर्फ एक ट्राइंगल को शेड करना, हमने एक देख लिया। अब हम सपोज करते हैं, फर्ज करें कि जी यहां से अगर मैं यहां से इसको बिल्कुल एग्जैक्टली लेके जाऊं दरमियान में से, ये एक शेप बन गई। अगर मैं इसको सपोज करूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाली शेप जो है ये कहाँ चली जाएगी? ये जब इसको फोल्ड करेंगे, ये हाफ ट्राइंगल इस हाफ ट्राइंगल के ऊपर आ जाएगी एग्जैक्टली सेम। ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगी। तो ये आपको शेड करने की जरूरत नहीं होगी कि ये शेडेड पोर्शन है और इसकी इमेज बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, तो ये भी शेडेड पोर्शन है, तो ये भी कोई इसका मसला नहीं है। रही बात एक ये वाली ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू दिस देखें तो ये ट्राइंगल अगर आप इसको पेपर को फ्लिप करें इस लाइन के अकॉर्डिंगली, तो ये बिल्कुल फ्लिप होके इस ट्राइंगल के ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। तो अगर मैं इसको शेड कर दूं, ये वाले ट्राइंगल को मैं शेड कर दूं, तो आपको लगता है कि ये सेम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर मैं इस ट्राइंगल को शेड कर दूं तो ये वाली लाइन हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली बनेगी। और यही क्वेश्चन में कह रहे हैं शेड वन मोर स्मॉल ट्राइंगल। आप सिर्फ एक ट्राइंगल को शेड कर सकते हैं टू गिव अ डायग्राम दैट हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये एक ऐसी डायग्राम बन जाती है जिसकी एग्जैक्टली एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो कि ये वाली मैंने बना दी। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप एक ट्राइंगल और शेड करें और लाइन इस तरह बनाएं तो बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके अलावा और कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए और आपको सिर्फ एक ही ट्राइंगल शेड करना पड़े। मसलन समझ लें, वैसे आंसर यहाँ तक है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक और ट्राइंगल आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ रेड कलर से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो उसके अंदर। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरह से, ये बीच में से ऐसे जा रही लाइन, ये
ठीक है। अगर ये आप ट्राइंगल बनाते हो इस तरह से, ये लाइन बनाते हो, तो क्या होगा, ये हाफ पोर्शन एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला हाफ पोर्शन ट्राइंगल का। जब अकॉर्डिंग टू दिस रेड लाइन आप इसको ट्राइंगल को फ्लिप करोगे तो ये हाफ पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये वाली ट्राइंगल कहाँ जाएगी, ये वाली ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली जब आप इसको शेड करोगे तो ये वाली ट्राइंगल उठ के आई थिंक आ जाएगी यहाँ पर, इस जगह आ जाएगी। ठीक है, इसकी इमेज इधर आ जाएगी। तो फिर इसकी इमेज कहाँ जाएगी, ये वाली जो ट्राइंगल है ये, इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसकी इमेज इधर आ जाएगी। तब आप देखो कितनी ट्राइंगल शेड करनी पड़ रही है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल्स आपको इस केस में शेड करनी पड़ रही हैं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री को लोगे तो आपको दो ट्राइंगल इस तरह करके शेड करनी पड़ती है। तो वो केस जिसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री शेड करनी पड़े, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये ब्लू कलर से जो लाइन बनी है, ये है असल में रिक्वायर्ड आंसर आपका। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? आगे चलें। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इन द डायग्राम द थ्री ट्राइंगल्स एंड द सर्कल फॉर्म अ फिगर दैट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है जी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, एक शेप है, ठीक है ना, थ्री ट्राइंगल्स हैं एंड द सर्कल फॉर्म अ फिगर दैट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। इसको जरा गौर से समझें। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स के रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि अगर आप इस शेप को रोटेट करना शुरू करो उसके सेंटर पे, तो ये सर्कल है तो ऑब्वियसली ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर में सपोज कर लो ये ओ, ये ओ इसका सेंटर होगा। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करो तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 का मतलब ये होता है कि ये शेप आपके पास तीन जगह जाएगी, मीन तीन दफा अपने आप को रिपीट करेगी। मीन ये वाली ट्राइंगल उठ के इधर आ जाएगी, ये उठ के इधर चली जाएगी, ये वाली ट्राइंगल उठ के इधर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये जब इधर आएगी तो एग्जैक्टली शेप सेम हो जाएगा, ये वाली उठ के इधर और ये वाली उठ के इधर। तो एक दफा ये ट्राइंगल पूरी शेप आपके पास एग्जैक्टली सेम हो जाएगी जब आप एक दफा इसको मीन थोड़ा सा मूव करवाते हैं। तो एक दफा रिपीट होगी, अभी 360 नहीं हुआ, फिर इसको आप उठा के इधर लेके जाओगे तो फिर दोबारा शेप सेम हो जाएगी, फिर इसको उठा के इससे इधर लेके जाओगे तो फिर दोबारा शेप सेम हो जाएगी। तो तीन दफा यहाँ पर ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब है इसने पूरे 360 डिग्री पे तीन दफा अपने आप को रिपीट किया, 360 डिग्री रोटेशन, इन 360 डिग्री रोटेशन रिपीट इटसेल्फ 3 टाइम्स। जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसने उसको 3 टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है जी, अच्छा अब 3 टाइम्स रिपीट किया, इसका मतलब ये है कि ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल्स हमारे पास एग्जैक्टली क्या हो जाती हैं, सिमिलर। ये मैं रब कर रहा हूँ, ये तीनों ट्राइंगल्स आपके पास हो जाती हैं सिमिलर। ओके ना, अगर ये तीनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हो जाती हैं, मीन इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर यहाँ पे 88 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा, 88 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, ये भी 88 डिग्री होगा। सही है। अब जरा गौर से देखो, ये जो ट्राइंगल है मैं इसका नाम रख लेता हूँ, लेट्स सपोज पी ओ और आर। ये आपको समझाने के लिए एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल का सेंटर है, तो O से लेके P तक एंड O से लेके R तक ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं। OP इज इक्वल टू OR। Why they both are equal? Because they both are the radius। सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है, सेंटर से लेके R तक ये भी रेडियस है। तो एक ही सर्कल में दो रेडियस अलग अलग नहीं हो सकते, तो मीन ये और ये लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। तो अगर ये लेंथ इक्वल हो जाती हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये और ये साइड आपके पास होगी इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये x है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी x डिग्री हो जाएगा, राइट। अब आप इनको आपस में ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को सम कर लें। मीन मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100। अब 2x इज इक्वल टू 100, तो अब 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 मीन
50 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, सॉरी मैम, दिस माय मिस्टेक, 80 नहीं है ये, 88 है। यहाँ पे मैंने ठीक है 88 था, 80 नहीं। तो आपने बस यहाँ पर x प्लस 88 किया, 2x प्लस 88 प्लस 88 जब इधर आएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया, उधर चला जाएगा, माइनस 88। सो नाउ 2x माइनस 88 कितना हो जाता है, 180 माइनस 88, दिस इज इक्वल टू 98, 92, 2x इज इक्वल टू 92। तो x इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46 डिग्री। सही है, तो ये आ गया आपके पास x। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें आगे, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, y कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब y कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं इधर ही आपको करके दिखा देता हूँ कि y फाइंड करने का प्रोसीजर ये है, 88 इधर है, x इधर है, x इधर है। अगर मैं इस y की बात करूं तो y आपको देखें, y फाइंड करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ये पूरा सर्कल आपके पास, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 88, फिर ये y, फिर 88, ये बीच में जो एंगल है ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये भी y होगा, फिर 88 और फिर ये भी y होगा। क्यों y क्यों है भाई, इसलिए y है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है। तो 3 है इसका ऑर्डर, इसका मतलब है ये शेप एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही है और बीच में गैप भी सेम है, ये जो एंगल है बीच में ये भी सेम है, तभी एंगल इसका ऑर्डर 3 है। अगर लेट सपोज ये दरमियान वाला y जो है ये अलग अलग होता तो फिर ये इसके ऊपर नहीं आ सकती, इक्वल इंटरवल पे यहाँ पर नहीं आ सकती थी। ऑर्डर 3 होने का मतलब है कि ये यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल पे आ रही है। तो 88 प्लस वाई प्लस 88 प्लस वाई प्लस 88 प्लस वाई, ये सब अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 360। तो यहाँ पे इसको लिख लें, 88 प्लस वाई, फिर 88 प्लस वाई, फिर 88 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 360। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें खुद से भी। तो 88 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 264 प्लस 3y is equal to 360. 3y is equal to 360 minus 264. तो 360 में से जब आप 264 सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज इक्वल टू, इसकी इक्वल हो जाएगा ये 360 में से 264, दिस इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। 3 को उधर शिफ्ट कर दें, डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 96 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 32। क्लियर है जी, इस तरह करके होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें इसका। ऊपर से डायग्राम कंप्लीट हो गई है, ये भी देख लें आप। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे जी। Okay, question 16 said that in the Venn diagram shade the region which represents C intersection A union B का complement। अच्छा जी, पहले तो अब आपने यहाँ पे शेड करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जरा बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट सपोज इसको 2-3 मेथड से करवाया जा सकता है। हम यहाँ पे अभी तक हमारे पास वैल्यूज नहीं है, ना C की, ना A की, ना B की, तो हम खुद ही इन जहाँ शेड करना होता है ना, वहाँ एक मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड आप जहन में रख लें। जब कभी भी शेडिंग आ जाती है तो शेडिंग आप किस तरह रखेंगे, इन सारे रीजन्स के कोई ना कोई नाम रख लें। फर्स्ट करो, इसको मैं कह देता हूँ 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और इन तीनों सेट से बाहर का रीजन जो है उसको मैं कह देता हूँ 8। ठीक है, अब जरा यहाँ देखें आप, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B जरा यहाँ पे देख लें। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आता, मुश्किल होती है, उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हालांकि डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अगर आपको डायरेक्टली मेंटली समझ में आ जाए तो भी किया जा सकता है। सॉरी, A यूनियन B है ये, A यूनियन B क्या होगा,
ए यूनियन बी है इज इक्वल टू ए और बी को यूनाइट कर दें तो ये बन जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ए यूनियन बी में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट माइनस, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अगर मैं यूनिवर्सल में से इनको निकाल दूं तो अब यूनिवर्सल सेट ये पूरा जो है आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो पीछे क्या रह जाएगा, मीन सिर्फ 7 और 8 ही पीछे रह जाएगा। अगर इन सबको मैं यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हैं यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स। उसमें से माइनस कर दें ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये पीछे रह जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए ये सिंबल जो है ये सिंबल होता है कॉम्प्लीमेंट का, तो ये बन जाएगा जब आप 1 2 3 4 5 6 सब निकाल देंगे तो पीछे रह जाएगा 7 और 8, ठीक है। तो 7 8 आ गया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। अब आगे क्वेश्चन में ये लिखा है कि जी सॉरी, आगे ये लिखा है इसके अंदर कि सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी आपके पास है, ये सी आपके पास, सी में क्या क्या है 4 3 3 4 5 7 3 4 5 7, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में अभी क्या फाइंड किया आपने 7 और 8, ठीक है। अब इन दोनों में आपने लेना है कॉमन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है कॉमन, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है। और इससे पहले ये जो यू था, यू होता है यूनियन पर, तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल है 7, और अगर इनको आप कॉमन लें तो क्या चीज कॉमन आ रही है, सिर्फ 7 कॉमन है, दोनों के पास सिर्फ 7 कॉमन है। इसका मतलब आपने 7 वाला रीजन सिर्फ शेड कर देना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी शेड नहीं करना है। तो ये सारी वर्किंग आपको समझाने के लिए थी, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। सिर्फ 7 को अब आप शेड कर दें, यहाँ पे ये सब कुछ रब कर दें, तो मैं इस तरह करता हूँ, सबको रब करने के लिए रीलोड कर देता हूँ। तो सिर्फ 7 को मुझे यहाँ पे शेड करना है, तो ये 7 मैंने, इसी को मैंने 7 कहा था, ठीक है जी। ये मेरे पास 7 था, तो आपने सिर्फ इसको शेड कर दिया तो ये आपके पास हो गया। अगर किसी को डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये मेथड है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसकी लेंदी थी आपको समझाने के लिए। देखें जब बी पार्ट की बारी आ जाती है तो बी पार्ट में है कि यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। और टी के मेंबर्स हैं आपके पास, बी के मेंबर्स हैं आपके पास, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ टी इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट। तो अब पहले तो वी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आ जाए ना, आप पहले यहीं पे पहले मैं फाइंड कर देता हूँ। वी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस वी, तो यूनिवर्सल के मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसमें से वी को माइनस कर दो, वी के मेंबर्स हैं ए, इसको निकाल दो, बी को निकाल दो, फिर सी नहीं है डी है, डी को काट दो, फिर जी के काट दो, फिर एच, फिर आई। पीछे लेफ्ट ओवर जो यूनिवर्सल में रह जाता है वी के मेंबर्स को काटे तो लेफ्ट ओवर पीछे है आपके पास ई एफ एंड जे, ये आ गया वी कॉम्प्लीमेंट। अब है क्वेश्चन के जी टी इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट की बारी। टी इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, जब आप इन दोनों को कॉमन लोगे तो इसके कॉमन में आ जाएगा आपके पास, जब कॉमन लेने जाएंगे तो टी में, और इसको जब कॉमन लेंगे तो देखें अब टी के मेंबर्स क्या हैं, बी है हमारे पास, बी नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट के पास बी नहीं है, डी है, डी भी नहीं है, एफ है टी के पास, एफ है यहाँ पर भी, तो एक तो एफ कॉमन आ गया, फिर एच है यहाँ पे एच नहीं है, फिर इधर जे है यहाँ पे जे है, तो एफ और जे दो कॉम्प्लीमेंट दो मेंबर्स कॉमन आ जाएंगे, तो टी और जे आपने लिखा। He said that list the members of T intersection V complement, ये आपने लिख दिया। अगर ये कहता है नंबर ऑफ मेंबर्स बताएं तो फिर आप लिख देते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, ये 2 मेंबर्स हैं फ्रेंड से, तो आप योर आंसर शुड बी ओनली 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं पूछ रहे, वो सेकंड पार्ट में आ रहा है। देखें सेकंड पार्ट है फाइंड एंड
और टी यूनियन वी नंबर ऑफ मेंबर्स, एन मीन नंबर ऑफ मेंबर्स, मैं यहाँ लिख दूँ, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टी यूनियन वी। टी और वी को आप यूनियन कर दें, यू मीन यूनियन, यूनियन का मतलब है इनको यूनाइट कर दें। तो आप जरा देख लें टी यूनियन वी क्या होता है, इन सबके मेंबर्स को आप ऐड करें, ए आ गया, बी भी आ गया, डी आ गया, ई नहीं है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे। ठीक है, तो जब यूनियन किया जाता है तो सारे मेंबर्स लिख देते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होते उनको भी लिख देते हैं, और जो कॉमन है उनको एक ही दफा लिखना है, ये माइंड में रहे आपको। अच्छा, अभी कितने मेंबर्स हो गए, काउंट कर लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए यहाँ पर 8, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 8। ठीक है जी, बात समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा जी, 17 में ये कह रहे हैं द डायग्राम शोज द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 1/2x, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। द रीजन बिटवीन द लाइंस आर लेबल्ड विद लेटर्स। ठीक है, लेटर से आपके पास आ रहा है जो रीजन है, तो मीन ये रीजन G है, ये रीजन F है, ये रीजन B है, ये इधर जो बन रहा है रीजन C है। तो मुख्तलिफ रीजन उन्होंने मेंशन किए। write down the label of the region which is defined by these three inequalities: x plus y is less than 8, y is less than or equal to 1/2x, y is greater than 0। तो आपने इस रीजन को जरा बताना है, राइट डाउन द लेबल ऑफ द रीजन विच इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज। तो पहले तो आप जरा ये देखो कि x प्लस वाई इज लेस देन 8 की बात हो रही है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये लाइन है कौन सी? क्या वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन? तो कैसे पता चलेगा? देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अगर मैं इसकी ग्रेडियंट की बात करूं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 आता है। ठीक है ना, x को मैं उधर शिफ्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस y इज इक्वल टू एम एक्स होता है प्लस सी। तो m की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1। तो क्या किस लाइन का ग्रेडियंट यहाँ पे -1 है? देखो, -1 ये वाली लाइंस होती है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, -1 वाली लाइंस ये होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और +1 वाली लाइंस कैसी होती हैं? m इज इक्वल टू +1, वो लाइंस होती हैं ऐसे। ठीक है ना, ये मीन अगर आपने ओरिजिन बनाया तो बिल्कुल ओरिजिन के सेंटर से जो लाइन जाएगी, ये इसका ग्रेडियंट होता है +1। ठीक है, ये ऐसी जो लाइन होती है इसका ग्रेडियंट होता है +1। लेकिन जो लाइन इसके ऑपोजिट इस तरह बनाई जाए, ऊपर से नीचे की तरफ जाए, तो उसका ग्रेडियंट होता है m इज इक्वल टू -1। तो ये दो लाइंस हैं, दोनों लाइन में से कौन सी लाइन आपको लगती है? ये वाली लाइन, तो खाली ये वाली लाइन है ये। तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आपने इसको ग्रेडियंट से पकड़ा है। ठीक है ना, ये लाइन नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है। ये जो लाइन है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट नहीं है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 वाली लाइन ये वाली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बाकी लाइंस को भी देख लें आप जरा। y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू 1/2x, तो इसको जरा कंपेयर कर लें, भी समझ तो आ गई होगी आपको, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 1/2x, अगेन इसको जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ ग्रेडियंट कितना आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5, और ये है किसमें? प्लस में, तो ऑब्वियसली ये एक ही है, प्लस वाली ये वाली। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है जी, क्लियर हो गया? y इज इक्वल टू 1/2x। अच्छा, अब आप जरा इनकी क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज लेस देन 8। लेस देन 8 का मतलब है कि आपने इस लाइन से नीचे का रीजन देखना है। इस लाइन से नीचे का रीजन क्या है? x प्लस वाई इज लेस देन 8, यानी कि इस लाइन से नीचे, नीचे कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला रीजन, लेस, ये से लेस है। ठीक है, ओके। और फिर है y इज
ऑल्सो लेस देन 1/2x, 1/2x से भी लेस, यानी इस लाइन से भी नीचे और इस लाइन से भी नीचे की तरफ जाएंगे आप, इस लाइन से भी नीचे, इस लाइन से ऊपर का रीजन ग्रेटर होगा और इस लाइन से नीचे का रीजन ये वाला आ गया, ठीक है, ये इस लाइन से नीचे का रीजन है। अच्छा, और फिर अगर आप देखो तो थर्ड में कह रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 मीन y इज इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन है, ये लाइन जिसको आप x एक्सिस कहते हैं, ये लाइन इसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। मैं जरा बाकी चीजें जरा रब कर दूं यहाँ से जो इधर उधर बनी है, देखें। सो यहाँ पे अब आप देखो y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर का रीजन है और इस लाइन से ये जो y इज इक्वल 1/2 है, इस लाइन से नीचे, तो इस लाइन से नीचे यहाँ पे, और फिर इस लाइन से भी नीचे, तो इस लाइन से नीचे, तो f भी है और g भी है, लेकिन f वाला रीजन y इज इक्वल टू 1/2x से ऊपर की तरफ है, तो ये हम नहीं लेंगे, वो रीजन लेना है जिसके अकॉर्डिंगली तीनों इनइक्वालिटीज आ जाए। तो f एक इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाइड करता है लेकिन दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दूसरी वाली इनइक्वालिटी के ये ऊपर आता है। तो वो रीजन जहां ये सारी इनइक्वालिटीज सेटिस्फाइड हो रही हैं वो ये वाला रीजन है जिसको हम नाम देंगे रीजन जी। तो आप बस यहाँ पे लिख दें रीजन जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, सॉरी। उसके बाद है हमारे पास राइट डाउन ऑल द इनइक्वालिटीज विच डिफाइन रीजन ई। अब रीजन ई की बारी आ गई। रीजन ई को हम कैसे बताएंगे कि जो इनइक्वालिटीज रीजन ई को डिफाइन करती हैं। रीजन ई यहाँ पर ये है हमारे पास, मैं जरा सब कुछ रब कर रहा हूँ यहाँ से भी। रीजन ई को डिफाइन अगर आपने करना है, एक मिनट, तो देखें इस लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास, अगर ये वाली लाइन हम देखें तो ये लाइन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 8। तो e की बात कर रहे हैं, e इस लाइन से अगर मैं y इज इक्वल टू 8 ये वाली लाइन थी, इस लाइन की बात करूं तो रीजन इस लाइन से आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो हम यहाँ कहेंगे y इज ग्रेटर देन x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई इस लाइन से आगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, क्योंकि e है ग्रेटर देन 8, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू 1/2x की बात करें तो इस लाइन के अकॉर्डिंग भी ये रीजन कहाँ, ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ कहेंगे y इज ग्रेटर देन 1/2x, ठीक है। फिर अगर हम बात करें y एक्सिस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन से ये लेफ्ट राइट साइड पे आगे की तरफ है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर होगा, x इज ग्रेटर देन 0। जबकि इस x एक्सिस के अकॉर्डिंगली बात करें तो x एक्सिस से ये रीजन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सबसे ये रीजन ग्रेटर है, x से भी ग्रेटर है, y से भी ग्रेटर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इससे भी ग्रेटर है, और y इज इक्वल टू 1/2x इससे भी ये रीजन ग्रेटर है। तो आप ये चारों इनइक्वालिटी इस तरह से करके यहाँ पे लिख देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने चारों इनइक्वालिटीज लिख दी। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक मिनट मैं जरा इसका आंसर भी चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जी, ठीक है, ये जी पार्ट था, सारी इनइक्वालिटीज लिख दी, ठीक है, वेल डन। सो इस तरह करके ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप खुद से ही सब्सक्राइब कर दिया करें।